ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो जेल में अपनी पूरी जिंदगी जाता है। अब उसे इस जेल में अपनी बाकी जिंदगी गुजारनी थी, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी की जिंदगी चंद दिनों की मेहमान है तो वो किसी भी कीमत पर यहाँ से फरार होने का फैसला करता है। मगर उसे क्या मालूम था कि उसका ये फैसला एक ख्वाब बन जाएगा। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी फ्रैंक दिखाया जाता है जो एक किताब पढ़ रहा होता है। उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि वो यहाँ खुश नहीं है। दरअसल उसे इस जेल में अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी थी और ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहता था। वो अपनी आधी जिंदगी यहाँ गुजार चुका है और अब अपनी बाकी जिंदगी अपनी बेटी के साथ गुजारना चाहता है। इधर हमें कुछ कैदी दिखाई देते हैं जो एक लॉन्ड्री रूम में नाली का ढक्कन खोद रहे थे। वो किसी तरह उस नाली का ढक्कन तोड़ देते हैं जिससे वहाँ एक बड़ी सी सुरंग बन जाती है। वो सब एक एक करके उस सुरंग से बाहर निकल जाते हैं। आखिर में ब्रूडी नामी कैदी वहाँ फ्रैंक के आने का इंतजार करता है, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बावजूद उसे वहां फ्रैंक का कोई निशान तक नहीं मिला। इसलिए वो मजबूरन उसे अकेला छोड़कर उस सुरंग में कूद जाता है। लेकिन जल्दबाजी में ब्रूडी अपनी टोपी वहीं भूल जाता है। तभी फ्रैंक मौके पर पहुंच जाता है। वो पहुंचते ही ब्रूडी की टोपी उठाकर वहां से नीचे कूद जाता है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां हम फ्रैंक को देखते हैं जो एक धोबी था। उसका काम इस जेल में मौजूद तमाम कैदियों के गंदे कपड़े धोना था। वो हर रोज की तरह कैदियों के कपड़े धो धोकर थक चुका था। उसे अपनी पूरी जिंदगी इसी जेल में गुजारनी थी, इसलिए अब मजबूरन ये काम कर रहा था। उसे पता था कि उसे इस जेल में पूरी जिंदगी गुजारनी थी। जब तक वो मर नहीं जाता तब तक वो इसी जेल में रहेगा। इधर सारे कैदी नए आने वाले कैदियों का इस्तकबाल करने के लिए तैयार खड़े थे। वो कैदियों के लीडर खरीदकर अपने ग्रुप में शामिल कर लेते थे। इसी दौरान एक कैदी जिसका नाम रजा था, उसका भाई टोनी आकर खुशी खुशी बताता है कि इस बार हमें अपने ग्रुप के लिए सबसे मजबूत फाइटर चुनना होगा ताकि हम हर लड़ाई जीत सकें। दूसरी तरफ सब कैदियों की चेकिंग की जाती है और उन्हें अलग अलग सेल में भेज दिया जाता है। और एक कैदी जिसका नाम लेसी था, उसे फ्रैंक के सेल में भेजा जाता है। इस सेल में दाखिल होते ही लेसी को सिर्फ किताब पढ़ने की जगह और सोने के लिए 2 चारपाइयां नजर आती हैं। इसके बाद रात होते ही सब कैदियों को अपने अपने सेलों में बंद कर दिया जाता है और अंदर जाने को कहा जाता है। लेकिन इसी रात फ्रैंक के लिए एक गार्ड लेटर लेकर आता है। जब फ्रैंक वो लेटर खोलकर पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि फ्रैंक के कई साल घर ना आने की वजह से उसकी बेटी ने अपनी जान लेने की कोशिश की है और अब वो अस्पताल में दाखिल है और उसकी हालत बहुत संजीदा है। यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी उसे कह दिया है कि अगर चंद दिनों तक उसका दिमाग पुरसुकून ना रहा तो उसकी जान जा सकती है। ये सुनकर फ्रैंक के पैर तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि उसकी बेटी ही उसकी सब कुछ थी और अब उसकी बेटी की जान खतरे में है। इसलिए वो अंदर ही अंदर सोचने लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हर हाल में अपनी बेटी से मिलकर रहेगा। फ्रैंक अपनी दिल को सुकून देने के लिए सीधा एक चर्च में गया, लेकिन वहाँ चर्च बंद था। एक गार्ड आकर उसे बताता है कि वक्त खत्म हो चुका है, अब तुम सुबह आना। इसलिए वो वापस जाने लगा, मगर गार्ड ने फ्रैंक के चेहरे पर दुख देखकर चर्च का दरवाजा खोल दिया। चर्च के एक कोने में फ्रैंक वो खत देखकर जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि जिस वजह से वो इस जेल में कैद था उसी की जान अब दांव पर लगी हुई थी। अगली सुबह जब फ्रैंक मशीन में कपड़े धो रहा था तो उसकी नज़र मशीन के एयर वेंट पर पड़ी। वहां उसने ऊपर एक पानी की पाइप भी देखी जिससे पानी टपक रहा था। ये देखकर उसे समझ आ गई कि शायद ये पाइप इसी जेल से बाहर जाता होगा और यहीं से असल कहानी शुरू होती है। इसी रात फ्रैंक अपने साथ वाले सेल के कैदी ब्रूडी को इस एयर वेंट के बारे में बताता है कि अगर तुम मेरा साथ दो तो हम मिलकर इस जेल से फरार हो सकते हैं। फ्रैंक उससे कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए यहाँ से भागना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी जान उसी में है। मैं उसे खोना नहीं चाहता और मुझे यकीन है कि मेरे जाने के बाद वो ठीक हो जाएगी। लेकिन ब्रूडी उसे साफ साफ मना कर देता है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। उसे मालूम था कि अगर वो यहाँ से भाग भी गए तो आगे आने वाला दरियाई का पानी उन्हें डुबाकर मार डालेगा। असल में ब्रूडी को इस जेल का हर कोना पता था, लेकिन ब्रूडी उसका साथ देने से इनकार कर देता है। इसलिए जब फ्रैंक उसे वो खत दिखाता है तो वो आगे जाकर उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। ब्रूडी उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ से भागने के लिए एक कैदी चाहिए जो बॉक्सर हो। वो इस जेल का सबसे खतरनाक कैदी है, अगर वो चाहे तो हमारी कुछ मदद कर सकता है। इसीलिए उसी दिन फ्रैंक सीधा लेनी के पास आता है जो बहुत गुस्से में था। असल में उसके कुछ ही दिनों में रिहाई होने वाली थी, लेकिन एक कैदी को मारने पर उसकी सजा और बढ़ा दी जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत तपा हुआ था। फ्रैंक उसे यहाँ से फरार होने का अपना पूरा प्लान बता देता है। ये सुनकर लेनी उसे हाँ बोल देता है,
क्योंकि लेनी के पास भी ये मौका था वार्डन से बदला लेने का, और अब यहाँ ये तीनों साथी बन चुके थे। इसलिए वो तीनों अपना अगला प्लान बनाने लगते हैं। वो तीनों बैठे हुए डोमिनो खेल रहे थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि वो खेलने के बहाने यहाँ से भागने का प्लान बना रहे हैं। यहाँ फ्रैंक उन्हें बताता है कि अगर हम लॉन्ड्री वाले कमरे से भागे तो सबको पता चल जाएगा और हम पकड़े जाएंगे, और इसके अलावा वहाँ से पानी गुजरता है, वो रास्ता भी बहुत छोटा है, हम चाहकर भी वहाँ से नहीं भाग सकते, इसलिए हमें किसी दूसरे रास्ते से लॉन्ड्री रूम तक पहुँचना होगा। फ्रैंक उनसे कहता है कि जब मैं उस दिन चर्च में था तो मुझे वहाँ एक दीवार मिली जो लकड़ी की बनी हुई थी, और अब वो पुरानी होने की वजह से कमज़ोर पड़ चुकी है। हम उस दीवार को तोड़कर आसानी से सीवर तक पहुँच सकते हैं। लेकिन लेनी उसे कहता है कि अगर हम गार्ड के सामने से उस चर्च के अंदर गए तो उसे हम पर शक हो सकता है। लेकिन फ्रैंक भी कोई आम कैदी नहीं था, वो अपनी आधी जिंदगी इस जेल में गुजार चुका था। अब वो एक होशियार कैदी बन चुका था। उसे यहाँ इस जेल में कब क्या करना है ये सब वो सीख चुका था। और फिर वो लेनी को एक पाउच देता है। जैसे ही लेनी वो पाउच खोलता है तो उसके अंदर गंदम का आटा था, जिस पर उस चर्च की चाबी का निशान लगा हुआ था जो उस दिन फ्रैंक ने चालाकी से बनाया था। आटे के साथ उस चाबी पर निशान लगा दिया था, जिसे देखकर लेनी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो दोनों खुद को बहुत होशियार समझ रहे थे। लेकिन फ्रैंक उनसे भी 2 कदम आगे निकला। फ्रैंक उनसे कहता है कि हम उस मशीन के एयर वेंट को कैसे काटेंगे, क्योंकि वो लोहे का बना हुआ है, इसे हम चाहकर भी हाथ से नहीं खोल सकते। तब आगे से लेनी कहता है कि समझो हमारा काम हो गया, क्योंकि मेरे पास कुछ लोहे के टुकड़े पड़े हुए हैं, लेकिन हमें इस जेल में कटर तो नहीं मिलेगा, इसलिए हमारे पास सिर्फ एक चीज़ है जिससे उस एयर वेंट को काटा जा सकता है, और वो चीज़ हीरा है। हमें सिर्फ एक हीरा चाहिए होगा ताकि हम उस हीरा को इस्तेमाल करके उस मशीन के एयर वेंट को काट सकें, क्योंकि हीरा बहुत मजबूत होता है। इसकी मदद से हम किसी न किसी तरह इस एयर वेंट को काट लेंगे। ये सुनकर फ्रैंक उससे कहता है कि इस जेल में हीरा तो मिलना नामुमकिन है, लेकिन लेनी उसे बताता है कि इसका भी मेरे पास हल है। इस जेल में मेरे लेवल का एक और फाइटर है जिसके दांत पर एक हीरा लगा हुआ है। दरअसल ये फाइटर लेनी की तरह दूसरे सेल का लीडर था, क्योंकि यहाँ का वार्डन सब नए आने वाले कैदियों पर नंबर लगाता है। वो उसे बड़े फाइटर के साथ लड़वाता है। जो भी जीत जाता है वही उस सेल का लीडर बन जाता है। इसलिए लेनी कहता है कि हमें हीरे के लिए इसी फाइटर से लड़ना होगा, और मैं मौका मिलते ही उसके दांत पर वार करके वो हीरा अपने पास छुपा लूंगा। इसी रात लेनी सारे लाइट्स बंद होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही पूरी जेल की लाइट्स बंद हुई, लेनी जल्दी से अपने सेल की एक लोहा तोड़ता है और दूसरा लोहा एक फ्रेम से निकालता है। फिर वो दोनों लोहों को जोड़कर एक रॉड बना लेता है, जिससे वो एयर वेंट को काटने वाला था। लेकिन अभी भी उसे इसी हीरा की जरूरत थी जिससे वो उस एयर वेंट को काट सके। दूसरी तरफ फ्रैंक सीधा उस फाइटर के पास गया जिसका नाम टोटन था, और उसे लेनी से लड़ाई के लिए चैलेंज कर दिया। अब तीनों दोस्त अपना प्लान बनाकर तैयार हो चुके थे। ब्रोडी ने उन्हें वो डोमिनो टाइल से एक नक्शा बनाकर वो रास्ता समझाया जिस रास्ते से वो भागने वाले थे। उनका रास्ता मशीन के एयर वेंट से निकलकर सीधा सीवर तक जाता था। इसके थोड़े ही आगे एक दरिया आ रहा था। दरिया पार करने के बाद उनकी आखिरी मंजिल ट्रेन की पटरियां थीं जो उन्हें इस जेल से आज़ाद कराने वाली थीं। ब्रोडी उन्हें आखिरी बात बताता है कि अगर हम सुबह 5 बजे से पहले इस ट्रेन की पटरियों को पार ना करेंगे तो हम सब जान से जाएंगे, क्योंकि 5 बजे होते ही वहां पूरे 630 वॉट का करंट छोड़ दिया जाता है, जिससे बचना नामुमकिन है। लेकिन उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए उन्होंने वहीं से भागने का फैसला किया। ये तीनों ने अपना भागने का प्लान बना लिया था और 3 दिन बाद इस जेल से फरार होने वाले थे। उधर ऊपर खड़ा टोनी इनके दरमियान चल रही सारी प्लानिंग देख रहा था, जिससे वो समझ गया कि ये तीनों कुछ बड़ा करने वाले हैं और वो मजीद खतरनाक काम करने वाला था। इसके बाद लेनी उस फाइटर के साथ लड़ने के लिए तैयार खड़ा था। उस फाइटर के चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि वो कोई दरिंदा कम नहीं। तमाम कैदी लड़ाई देखने के लिए जमा हो गए थे। वहाँ सब कैदी उस फाइटर की जीत के लिए जोर जोर से नारे लगा रहे थे। इसी दौरान लड़ाई शुरू हो जाती है। लेनी उस पर अपने 2 घूंसे बरसाता है, लेकिन तभी वो उसे इतना जोरदार घूंसा मार देता है कि लेनी वहीं जमीन पर गिर जाता है। मगर लेनी की आज़ादी का ये आखिरी मौका था, इसलिए वो हिम्मत करके उठ खड़ा होता है। अब आया है, ये उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम है। तुम तीनों यहाँ से भागने का सोच रहे हो, लेकिन ये सोच मैं कभी तुम्हें पूरी नहीं होने दूंगा। टोनी धमकाकर कहता है कि मुझे बस 1 किलो का ड्रग का पैकेट चाहिए, वरना
वरना मैं तुम्हारा सारा प्लान वार्डन को बता दूंगा और तुम अपनी सारी जिंदगी यहाँ कुत्ते की तरह गुजारोगे। इसलिए फ्रैंक ने अपने साथियों को ये बात बता दी कि टोनी को एक पैकेट चाहिए, तभी वो हमारा पीछा छोड़ेगा, वरना हम सब हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाएंगे। वो उसे मारकर अपने रास्ते से हटा देता है। वो हाथ नहीं लगा सकते थे क्योंकि टोनी इस जेल में सबसे खतरनाक कैदी रीजा का भाई था। उसके होते हुए कोई भी उसे कुछ नहीं कर सकता था। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने उसे मारा तो रीजा उनका बट्टा बट्टा कर देगा। इसलिए चाहे ना चाहते हुए भी फ्रैंक दोनों से कहता है कि हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें इस जेल, तो इसीलिए टोनी उनका फायदा उठा के उनसे ड्रग्स मांग रहा था। उसी दिन फ्रैंक सीधा बतीस्ता के पास जाता है। फ्रैंक उसे कहता है कि अगर तुम इस जेल से भागना चाहते हो तो तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। फ्रैंक उसे बताता है कि तुम्हें टोनी को एक ड्रग्स का पैकेट देना होगा। ये सुनकर बतीस्ता मान जाता है, लेकिन बतीस्ता को पता था कि अगर उसने टोनी को ड्रग्स का पैकेट दे भी दिया तो फिर भी वो उनका भागने का प्लान वार्डन को बता देगा। इसलिए बतीस्ता फैसला करता है कि वो उसे रास्ते से हटाने के लिए उसके पैकेट में जहर मिला दे। बतीस्ता फ्रैंक उसके हाथ में वो मंशियात का पैकेट दे देता है, लेकिन उससे पहले कि टोनी वहाँ से जाए वो फ्रैंक के साथ लेसी को तंग करने लगता है, क्योंकि टोनी की नजर पहले दिन से ही लेसी पर थी। लेकिन लेसी भी आसान नहीं था। वो आगे से कुर्सी उठाकर उसके सर पर बार बार मारना शुरू कर देता है। ये देखकर टोनी का साथी वो पैकेट लेकर वहाँ से भाग निकलता है। लेसी अब टोनी को छोड़ने वाला नहीं था। वो एक सर आणर मारकर उसके मुंह पर दबाव डालकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन मौके पर फ्रैंक उसे रोक देता है। इस मारपीट की वजह से टोनी की हालत खराब हो जाती है। वो रेंगता रेंगता जैसे ही सीढ़ियों के पास पहुंचता है, अचानक सीढ़ियों से अलार्म बजने लगता है। इसलिए फ्रैंक अपने सेल से टोनी का सारा फैला हुआ खून साफ कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि रीजा जरूर उससे पूछगछ करने आएगा। दूसरी तरफ गार्ड ने लेसी को एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। जैसे ही रीजा को पता चलता है कि उसके भाई की मौत में फ्रैंक का भी हाथ है, वो सीधा उसके सेल में आ जाता है। रीजा उसे कहता है, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा अगर तुम मुझे सच बता दो। पहले तो फ्रैंक उसे झूठ बोलता है, लेकिन उसे मालूम था कि रीजा उसे यूं नहीं छोड़ेगा। तब वो सच बता देता है कि मेरा कोई कसूर नहीं है, तुम्हारा भाई टोनी खुद लेसी को तंग कर रहा था, इसीलिए लेसी ने उसे आगे से मार डाला। ये सुनकर रीजा के दिल में लेसी के लिए इंतकाम कपड़ों को लपेट कर छुपा देते हैं। जैसे ही बतीस्ता सबके कपड़े लेने आता है, वो दोनों होशियारी से वो कपड़े उस टोकरी में डाल देते हैं जिनमें उनके काम के औजार होते थे, क्योंकि वो टोकरी बतीस्ता सीधा ऊपर ले जाने वाली थी। बतीस्ता वो कपड़े लेकर नीचे लॉन्ड्री रूम में फेंक देता है, क्योंकि फ्रैंक के अलावा कोई भी कैदी लॉन्ड्री रूम में नहीं आ सकता था। वो कपड़े सीधे फ्रैंक की टोकरी में आ गिरते हैं। फ्रैंक वो कपड़े लेकर लॉन्ड्री रूम में छुपा देता है, क्योंकि आज रात ये सब यहाँ से भागने वाले थे और ये सब सामान इनके काम आने वाला था। जैसे ही फ्रैंक सब सामान छुपाकर ऊपर आता है, पीछे से एक गार्ड उसे अपने पास बुलाता है। ये सुनकर उसके कांप उठते हैं, क्योंकि अब उसे लगता है कि उसका ये प्लान नाकाम होने वाला है। लेकिन जब वो गार्ड के पास आता है तो गार्ड कहता है कि तुमसे मिलने कोई आया है। असल में उसकी बीवी उसे मिलने आई थी। उसकी बीवी बताती है कि हमारी बेटी अब हमारे दरमियान नहीं रही, क्योंकि कल रात वो अस्पताल में ही चल बसी है। ये सुनकर फ्रैंक के पांव तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि वो जिसके लिए यहाँ से भागना चाह रहा था वो अब इस दुनिया में नहीं रही। इसीलिए अब उसने फैसला किया है कि वो अपनी जिंदगी इसी जेल में गुजारेगा। इसी दिन लेसी को काल कोठरी से निकाल दिया जाता है। लेसी सीधा अपने सेल में आता है। आते ही फ्रैंक उसे बताता है कि रीजा ने मुझे कहा था कि तुम्हें उसके सेल में ले आओ, क्योंकि वो तुमसे अपना बदला लेने वाली है। फ्रैंक उसे अपनी बेटी की तस्वीर देकर कहता है कि चर्च के एक कमरे में सुराख होगा, वहाँ बतीस्ता और लेनी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। दरअसल फ्रैंक ये इसलिए कहता है क्योंकि अब उसका इस जेल से भागने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उसकी बेटी पहले ही इस दुनिया से जा चुकी थी और अब वो खुद यहाँ से भागने की बजाय लेसी को भागने को कहता है, क्योंकि उसे मालूम था कि रीजा लेसी को मार डालेगा। इसलिए वो अपनी जान कुर्बान करने को भी तैयार था। दूसरी तरफ जैसे ही रात को वो गार्ड चर्च बंद करके वहाँ से जाता है, लेनी भी अपने साथियों को बुलाने के लिए आ रहा होता है, जो बहाने बहाने वहाँ झाड़ू दे रहे होते हैं। जैसे ही वो गार्ड ऊपर जाता है, लेनी अपनी टोपी में छिपी हुई चाबी निकाल लेता है। वो जल्दी से उस चर्च का दरवाजा खोलकर अंदर चले जाते हैं। वो तीनों सीधे उस कमरे में जाते हैं जो फ्रैंक ने बताया था। फौरन वो उस लकड़ी को तोड़ने में लग जाते हैं जो पुरानी होने की वजह से कमजोर हो चुकी थी। किसी तरह वो उस लकड़ी वाली दीवार को तोड़ के उस सीवर तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद हमें वही मंजर दिखाया जाता है जहां उस रात सारे कैदी फरार हो रहे थे। लेनी जैसे ही उस एयर वेंट में दाखिल होता है, अपनी रॉड से उस एयर वेंट को काटने लगता है। किसी तरह वो एयर वेंट को दरमियान से काट देता है। एयर वेंट कटते ही वो सब एक एक करके हम वो एयर वेंट की नाली कराकर आगे बढ़ते हैं। आगे चलते चलते उनके सामने एक कुआं आता है जिसको कराकर वो लोग आगे जा सकते थे। जाने ही वाले थे कि अचानक बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन किसी तरह वो सब उस कुएं के अंदर उतर जाते हैं। उतरते ही उनके सामने एक दरवाजा दिखाई देता है जो बहुत मजबूती से बंद था। वो सब अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे खोल देते हैं। दरवाजा खुलते ही वो सब एक सुरंग में आ जाते हैं। इसी दौरान ब्रोडी वही मोमबत्ती जलाए हुए उन्हें देता है जो उस दिन उसने अपने सेल के अंदर छुप कर रखी थी, बनाई थी। वो मोमबत्तियां जलाकर सीधे ट्रेन की पटरी की तरफ भागते हैं।
वो सब खुशी खुशी भागते भागते आगे एक दीवार से टकरा जाते हैं जो बिल्कुल बंद थी। वो देखकर लेनी हिम्मत हार जाता है क्योंकि उनका ये प्लान फेल हो चुका था। इसलिए लेनी लेसी पर गुस्सा होता है क्योंकि यहाँ से भागने के प्लान में वो शामिल नहीं था। लेनी आगे जाकर उसे एक मुक्का मार देता है। जैसे ही वो मुक्का मारता है, अचानक दीवार से एक पत्थर नीचे गिर जाता है। वो देखकर समझ जाते हैं कि ये दीवार मजबूत नहीं है क्योंकि यहाँ पानी होने की वजह से वो दीवार कमजोर हो चुकी थी। इसीलिए सब लोग उस दीवार को खोदने लगे। खोदते खोदते वो दीवार एक सुरंग की तरह बन गई, मगर फिर भी आगे से वो बंद थी। इसलिए ब्रोडी उसके अंदर जाकर उसे खोदना शुरू कर देता है। लेकिन तभी ऊपर से वो दीवार गिर गई और ब्रोडी उन पत्थरों के बीच फंस गया। इसलिए जल्दी से फ्रैंक उसके अंदर जाकर किसी तरह उसके ऊपर से सारे पत्थर हटाकर उसे बाहर निकाल लेता है। मगर ब्रोडी पूरे तरह बेहोश हो चुका था। वो उसे उठाकर वहां से आगे की तरफ चलने लगते हैं। थोड़ा आगे आते ही उनके सामने एक बड़ा गेट था जो मजबूती से बंद था और जिसे वो चाबियों के बगैर नहीं खोल सकते थे मिलता है। इसी दौरान फ्रैंक को इस तरफ एक दरवाजा मिलता है जो खुशकिस्मती से खुला हुआ था। जैसे ही वो इस दरवाजे से बाहर निकलते हैं, उनके सामने ट्रेन की पटरी होती है। लेकिन चलते चलते उन्हें एहसास होता है कि ब्रोडी की सांस नहीं चल रही। जब उन्होंने उसे देखा तो ब्रोडी वहां दम तोड़ चुका था। इसलिए ना चाहते हुए भी वो उसे वहां अकेला छोड़कर चले जाते हैं। अब उनके पास सिर्फ 1 घंटा बचा था क्योंकि 5 बजते ही उस ट्रेन की पटरी पर करंट चलेगा, छोड़ दिया जाना था। इसलिए वो तेजी से भाग रहे होते हैं और भागते भागते वो उसी दरिया में गिर जाते हैं जिसके बारे में ब्रोडी ने फ्रैंक को बताया था। अभी उससे पहले कि वो उस दरिया में डूबकर मारे जाते, वो किसी तरह अपनी जान बचाकर दरिया से बाहर किनारे पर आ जाते हैं। जैसे ही वो किनारे की दूसरी तरफ पहुंचते हैं, वहां उनके सामने वो ट्रेन की पटरी होती है। इसलिए वो बगैर वक्त जाया किए आगे बढ़ते हैं। वो सब आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि अचानक पीछे से बातिस्ता का पांव एक पटरी के दरमियान फंस जाता है। वो सब जल्दी से उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उसी वक्त वहां ट्रेन उनकी तरफ तेजी से आ रही थी। लेनी अपनी जान लगाकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। ट्रेन उनके बहुत करीब आ चुकी थी, इसलिए मौके पर ही लेसी और फ्रैंक वहां से पीछे हट जाते हैं और तभी वो ट्रेन लेनी और बातिस्ता दोनों को कुचलती हुई आगे निकल जाती है। अब सिर्फ वो दोनों ही बचे। वो जेल से भाग ही निकला। फ्रैंक और लेसी दोनों ने फौरन अपने कपड़े बदल लिए और लेसी ने उसे अलविदा कहा और अपनी फैमिली की तरफ दौड़ लगा दी। जैसे ही फ्रैंक सीढ़ियों के सामने पहुंचा, उसका दिल खुशी से झूम उठा क्योंकि अब वो सीधा अपने घर जा रहा था। खुशी खुशी वो सीढ़ियां चढ़ रहा था कि अचानक पीछे से उसे धक्का लगा और हमें दिखाया गया कि फ्रैंक जेल के अंदर रेजा के सेल में था। हकीकत में फ्रैंक ने लेसी को अपनी बेटी की तस्वीर देकर उसे यहाँ से छुड़वा दिया और खुद लेसी की जगह यहाँ रह गया। रेजा के सेल में आ गया और उसने उसका ध्यान हटाने के लिए उसे बातों में लगा लिया ताकि लेसी और उसके बाकी साथी यहाँ से भागने का मौका पा सकें और वो इस जेल से फरार होकर अपनी मंजिल तक पहुँच सकें। असल में जो धचका उसे लगा था वो रेजा ने उसे छुरी मारी थी क्योंकि रेजा को पता चल चुका था कि वो अपने दोस्तों को भगाने के लिए उसे रोक रहा था। जैसे ही रेजा ने उसे छुरी मारी, वो सीधा नीचे गिर पड़ा। मतलब जो हमने 5 दोस्तों को भागते हुए देखा वो सब झूठ था क्योंकि फ्रैंक यहाँ से भागा ही नहीं था। वो इतने सालों से इस जेल में बस अपनी बेटी से मिलने के लिए भागने का सोच रहा था। वो जो अपने दोस्तों के साथ भागा था वो उसका एक ख्वाब था क्योंकि वो ख्वाब में ही अपने दोस्तों के साथ इस जेल से भाग रहा था। और जब उसे पता चला कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही तो वो अंदर से बिल्कुल टूट गया। इसलिए उसने खुद भागने की बजाय लेसी को यहाँ से भागने को कहा था। इसके बाद हमें वही मंजर दिखाया जाता है जो कहानी के शुरू में देखा था, जहाँ सब दोस्त उस जगह की खुदाई कर रहे होते हैं। इसी दौरान लेसी वहां पहुंच जाता है जिसे देखकर ब्रोडी उसे मारने ही वाला था। तभी उसने वो तस्वीर दिखाई जो फ्रैंक ने अपनी बेटी को दी थी। इसलिए ब्रोडी समझ जाता है कि फ्रैंक ने अपनी जगह उसे भागने के लिए भेजा है। इसलिए वो सब एक एक करके उस सुरंग के अंदर कूद जाते हैं और जल्दी में ब्रोडी की टोपी वहीं रह जाती है। लेकिन तभी पीछे से फ्रैंक भी आकर ब्रोडी की गिरी हुई टोपी उठाकर नीचे कूद जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जो टोपी फ्रैंक ने उठाई थी वो दरअसल ब्रोडी ने खुद पहले ही उठा ली थी। मतलब ये सब उसके दिमाग में चल रहा ख्वाब था क्योंकि उसके बाकी 4 साथी पहले ही भाग चुके थे। इसके बाद हम फ्रैंक को देखते हैं जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। वो अभी भी अपने जहन में अपनी बेटी की झलक देख रहा था। उसकी बेटी उसे एक दरिया के किनारे खड़ी नजर आती है। जैसे ही वो अपने वालिद को देखती है वो दौड़कर सीधा उसके गले लग जाती है। कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि जब जेल में गार्ड उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे, वो अपने ख्वाब में अपनी बेटी को देखते ही वहीं दम तोड़ देता है। इसके बाकी 4 साथी यहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन फ्रैंक बेचारे का इस जेल से भागने का ख्वाब सिर्फ एक ख्वाब ही रह जाता है और ख्वाबों के साथ साथ वो अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठता है और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।